सेल्फ इंडक्शन हो गया था ना। आज एक दूसरा टॉपिक देखो, अपने इस चैप्टर में ना हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया है। अब तो 3 टॉपिक इसमें बाकी है। एक है म्यूचुअल इंडक्शन, आज पढ़ेंगे। दूसरा है जनरेटर और एलसी ऑसिलेशन। आज म्यूचुअल में पूरा टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जनरेटर और एलसी एक साथ पढ़ लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से। ये चैप्टर जो अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेल्फ इंडक्शन रिवाइज करवा देता हूँ, म्यूचुअल में काम आएगा। सेल्फ इंडक्शन में पार्ट निकालो नोट्स में। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन जो है, सेल्फ इंडक्शन क्या था? तो जैसे कॉइल है, ध्यान देना। तो जैसे कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसकी खुद की क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब इसमें खुद में से क्या पास हो रहा है? प्लस पास हो रहा है। उसकी इक्वेशन में लिखी थी, फाई इक्वल टू क्या था? एल आई। जितना करंट बढ़ेंगे उतना फ्लक्स बढ़ेगा। ये जो कांस्टेंट है उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हेनरी। वो हमने स्टडी किया था, ठीक है। अब अगर इसमें करंट चेंज हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या मिलता है हमें? ईएमएफ मिलता है। वो ईएमएफ की भी इक्वेशन लिखी थी, क्या है ईएमएफ की इक्वेशन? माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, या तो क्या है डी आई बाई डी, ठीक है ना। वो हमने क्या पढ़ा था? इस प्रोसेस हो गया सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सेल्फ वर्ड का मतलब क्या है कि अपने आप ही खुद ही ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसलिए वर्ड यूज किया सेल्फ। तो हमें एक स्टेप इसमें आगे बढ़ना है। अब हमें पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ पढ़ लिया, अब क्या स्टडी करना है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो एक पढ़ लेते हैं, लिख लो टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल
इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है उसका? इधर देखो दो कॉइल, ठीक है, ये कॉइल C1 ये C2। C1 में सिर्फ मैंने गैलोमीटर लगाया। क्यों गैलोमीटर क्यों लगाया? गैलोमीटर का क्या काम होता है? करंट मेजर करेगा वो, ठीक है। पता चले अगर गैलोमीटर कुछ रीडिंग दिखा रहा है मतलब क्या पक्का करंट जा रहा होगा। इसमें देखना कोई बैटरी नहीं है, मतलब अपने आप तो करंट जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कॉइल है उसमें रेजिस्टर बैटरी सब है, मतलब इसमें खुद का करंट क्या है, फ्लो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ध्यान में, मैं की को क्लोज करूँ तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, या I2 लिख लेते हैं, कॉइल 2 है, कुछ I2 करंट फ्लो है। अब I2 करंट फ्लो होगा तो कॉइल क्या करेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो क्लियर है क्या? खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड खुद तो बात हो रही है, खुद का फ्लक्स है, वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। पर मुझे वो स्टडी नहीं करना है, वो अपना हो गया है। अब इसके बाजू में ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इधर से पास हो सकते हैं, तो इसका मतलब पहले इसकी वजह से अब यहाँ पे दूसरे में फ्लक्स मिल रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल, कि भाई पहले की वजह से दूसरे में फ्लक्स मिल रहा है। तो इसमें नोटेशन को ध्यान देना, पहले वाले में फ्लक्स मैं लिख सकता हूँ कि दूसरे वाले के करंट के प्रोपोर्शनल। अगर मैं करंट बढ़ाऊं तो और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, फ्लक्स तो क्या बढ़ेगा ना, तो ∅1 प्रोपोर्शनल टू क्या I2 लिख सकते हैं। इक्वालिटी डाले फिर क्या कांस्टेंट आना चाहिए, उस कांस्टेंट को उधर हम L से डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्या सिंबल यूज करना होता है, उधर L को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, इधर M को क्या कहेंगे, यूनिट कोई होगा हेनरी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब से इसमें अगर मैं इसमें करंट चेंज करूं, बताओ समझो मुझे क्या होगा अगर मैं इसमें चेंज करूं करंट, इसमें बाजू वाले में फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, EMF मिलेगा, इसमें भी EMF तो क्या करंट ये रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्या EMF मिलता है, इसलिए वर्ड यूज करते हैं म्यूचुअल, इसकी वजह से दूसरे में, ठीक है ना। तो ये हमें ठीक है, मतलब सेल्फ का एक्सटेंशन भी और कुछ नहीं, ठीक है। थियरी वाला पार्ट इसमें बोर्ड में काफी बार आ चुका है, तो थियरी वाला पार्ट इसमें लिखने की जरूरत है, ठीक है, वो काम का है। पहले ड्रॉ कर लो, इक्वेशन मत लिखना, ड्रॉ कर लो, स्टेटमेंट लिखो आप। तो ट्वेंटी है इसमें गलत स्टडी करना है। चलिए ड्रॉ जो डिस्कस किया है वही है, बस वही उसको ढंग से लिख रहे हैं, ठीक है। कंसिडर एन अरेंजमेंट ऑफ टू कॉइल्स C1 and C2. Consider an arrangement
two coils C1 and C2 placed coaxially as shown in the figure. Placed coaxially as shown in the figure. As shown in the figure. Okay, so next time we go. When current is passed through coil C2, when current I2 is passed through coil C2, magnetic field passes through coil C1. Magnetic field passes through coil C1. So a magnetic flux. Is obtained in coil C1. So a magnetic flux is obtained in coil C1. तो अंदाजा ये स्टेटमेंट जब लिखवा रहा हूँ तब समझ के लिखवा, सिर्फ ऐसे लिखना नहीं है, समझ के लिखना है, ठीक है। अब वो इक्वेशन लिख लो, ये 5 प्रोपोर्शनल टू I 5 पर मैं लिख लो इक्वेशन। ये m के बारे में लिखना है, वो एक लिख लो। The constant of proportionality m is called mutual inductance. ऐसा भी लिखो, सेमी होगा हेनरी कैपिटल H, ऐसा यूनिट हेनरी कैपिटल H, ठीक है, उसका सिंबल होगा, ठीक है। अब इसमें डाल डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M है उसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इंडक्टेंस का डेफिनेशन। तो कहाँ से आएगा डेफिनेशन, यही यूज कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अगर मैं I2 को 1 कर दूं, मतलब यूनिटी, I2 को अगर मैं यूनिटी कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ जो फ्लक्स है वही क्या होगा मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ये 1 हो जाए तो क्या I1 में लिख सकते हैं, तो जो मेरा फ्लक्स है वही क्या देगा मुझे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे डिफाइन करना है, रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डिफाइन करेंगे। इनसे लिखो फॉर ∅1 इक्वल टू MI2, फॉर ∅1 इक्वल टू MI2, ठीक, बाद में सेमीकोलन डाल दो। In a system consisting of two coils, of two coils, when the current through one coil is unity, when the current through one coil is unity, the magnetic flux associated with the other coil, the magnetic flux associated with the other coil is called mutual inductance of the system. Is called mutual inductance of the
सिस्टम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना डेफिनेशन। ठीक है, क्या होगा। ओके, अब इसमें जो हमने एक और पार्ट डिस्कस किया उसके बारे में लिखना है, बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर अभी हमने डिस्कस किया क्या, ये कॉइल 2 से मतलब I2 अगर चेंज होगा तो ∅1 चेंज होगा, ∅1 चेंज होगा तो क्या है, EMF मिलेगा। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो अगर फैराडेज लॉ लगा है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो किसमें पहले वाले में मुझे चाहिए एप्सिलॉन वन इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी। ∅1 की जगह क्या Mi2 लिख सकते हैं। अब M तो क्या है, कांस्टेंट होता है, तो एप्सिलॉन वन की इक्वेशन क्या आ गई, माइनस M डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। ये देखो सेल्फ इंडक्टेंस जैसी है इक्वेशन, उधर क्या था L di बाई dt, यहाँ पे क्या आता है M di बाई dt। ठीक है ना, वो पार्ट आएगा। अगर इंस्टेंट, ये वैल्यू कौन सी होगी, एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम फाई वन एम आई टू एप्सिलॉन वन इक्वल क्या जाएगा, माइनस एम ई आई टू बाई डी। ठीक है ना, इसमें कौन सी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी। ओके, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, बाद में ये इक्वेशन लिख दो। ठीक है, ओके, देखो नेक्स्ट लाइन में, when current I2 changes in coil C2, when current I2 changes in coil C2, when current I2 changes in coil C2, comma, the magnetic flux ∅1, the magnetic flux ∅1 also changes in coil C1. The magnetic flux ∅1 also changes in coil C1. ठीक है, full stop. As a result, an EMF is induced in coil C1. As a result, an EMF is induced in coil C1. Okay. This phenomenon is called mutual induction. This phenomenon is called mutual induction. ठीक है, अब लिख लो इक्वेशन ये।
हो गया क्या? इसके बेस पे जो इक्वेशन अभी पड़ी है उसके बेस पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। इसमें है ना 2 टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, वो दोनों टाइप बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी प्रैक्टिस करनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही। एक प्रॉब्लम किस पे आएगा, ये ईएमएफ वाला, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा टाइप क्या होगा, सिर्फ एम फाइंड करना होगा, एम पे इक्वेशन है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस बाद में करेंगे। पहले वाली इक्वेशन यूज करके प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो कौन तो शुरुआत में पड़ेगा फाई इक्वल टू एम आई, ठीक है, इसके बेस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है, लिख लेना है। A pair of adjacent coils has mutual inductance 1.5 Henry. Has mutual inductance 1.5 Henry. Good job. If current in one coil changes from 0 to 20 amperes, current in one coil changes from 0 to 20 amperes in 0.5 seconds, then find change in flux, linked with other coils. Find change in flux linked with other coils. ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी का है, तो प्रॉपर्ली लिख के करना है, ठीक है। डेटा स्टेटमेंट वो सब डालना है। पहले तो गिवन डेटा में बताओ क्या क्या लिखोगे। एम दिया हुआ है तो लिखते जाओ, एम इक्वल टू क्या है 1.5 एम। बाद में करंट का क्या चेंज दिया, तो इनिशियल टाइम करंट दिया है, तो डेल्टा आई वो कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। अब इसमें देखो डेल्टा आई लिख लिया 20 एम्पियर, और क्या दिया वो टाइम भी दिया, तो डेल्टा टी कितना होगा 0.5 एम्पियर। अब एक पॉइंट जो है ना, और हाँ क्या पूछा वो मतलब डेल्टा पाई इक्वल क्या क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ डाल सकते हैं, ठीक है ना वो। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जरूरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल होते हैं, तो नोटेशन 1 और 2 डालना ना जरूरी है। तो अगर सपोज मैं डेल्टा आई 1 लिखूं, फॉर एग्जांपल ये डेल्टा आई 1 लिखे, तो डेल्टा फाइव लिखे, वो नोटेशन का ध्यान रखो, डाल दो। डेल्टा आई 1 अगर लिख रहे हो तो डेल्टा फाइव 2 डाल, और उल्टा भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। अब इक्वेशन कौन सी यूज करे वो बता, ये मैं फल यूज करेंगे, वो पूछा ही नहीं यूज करेंगे नहीं, तो एक ही इक्वेशन हमने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, फाई इक्वल टू एम आई। अगर फाई इक्वल टू एम आई लिख सकते हैं तो चेंज में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू एम, और उसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, बोलो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, पहले फाई इक्वल टू एम आई के बारे में लिखना पड़ेगा, तो उसके बारे में पहले क्या लिखोगे कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद अदर कॉइल इज गिवन बाय, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, फ्लक्स एसोसिएटेड विद अदर कॉइल इज गिवन बाय। कैसे लिखोगे इक्वेशन, नोटेशन के साथ, phi2 equal to m I1, phi2 equal to m I1. So change in flux will be, वो क्या लिखोगे, डेल्टा phi2 equal to m delta I1, delta phi2 is equal to m delta I1। अब वैल्यूज डाल दो, कर लो सब, केवल लास्ट में यूनिट वो सब लिखना।
क्या है आंसर? एंड 1.50 वो कितना है 20, तो डेल्टा फाई कितना आ गया 30 क्या वेबर 30 वेबर। ठीक है, इससे 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, सब 3 मार्क के नहीं आएंगे, 2 मार्क के आते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, वो अपने आप ट्राई करो, स्पीड में होता मुझे पूरा चाहिए अपने आप, ये दूसरा अपने आप ट्राई करना। लिखो when primary current in a spark coil, when primary current in a spark coil of a car, when primary current in a spark coil of a car changes from 4 ampere to 0, 4 ampere to 0 in 10 microseconds. In 10 microseconds, an EMF of 40,000 volts, an EMF of 40,000 volts is induced in secondary coil. Is induced in secondary coil. ठीक है, find mutual inductance. Find mutual inductance. डेटा वो सब ढंग से लिख के करना है।
डेटा क्या लिखा है, डेल्टा आई क्या आएगा, डेल्टा आई वन जो भी हो नोटेशन है, इसमें प्राइमरी दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल है मतलब कौन सा नोटेशन, तो डेल्टा आई वन माइनस पूरे 4 लिखा हो तो भी चलेगा। डेल्टा टी ये 10 माइक्रोसेकंड वैसा ही में कन्वर्ट करना है, 10 - 6 सेकंड, ठीक है। बाद में क्या एम निकालना है ना, और क्या एप्सिलॉन दिया हुआ है वो सेकेंडरी में एप्सिलॉन 2 वो कितना है 40,000 वोल्ट, तो पहले ऐसा डेटा लिखना है, उसके बाद कौन सी इक्वेशन लगाओगे वो लगाएंगे, तो स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, the EMF associated या induced in the secondary coil is given by, बाद में इक्वेशन लिखनी और कैलकुलेट देख लो एम क्या ये कितना दिया हुआ है, ये 2 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं, नोटेशन इस हिसाब से लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी में दिया तो एप्सिलॉन 2 कितना है 40,000 इक्वल टू एम, डेल्टा आई कितना है 4 और कितना होगा 10 × 10⁻⁵, ठीक है। बस कर लो कैलकुलेट इससे, अरे कितना है 0.1 सॉरी 6 आएगा, कितना आएगा 0.1 हेनरी, दिस विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। वैसे ये इक्वेशन बेस्ड सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और करो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का नहीं, ये कॉम्पिटिटिव पार्ट का गिन सकते हो, ठीक है, या एमसीक्यू में पूछेंगे, ठीक है, थियरी में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। देखो फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स, फॉर सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स m equal to 2 Henry, m equal to 2 Henry, ठीक है। Current in one coil is given by, current in one coil is given by I equal to t square plus 3 ampere, I equal to t square plus 3 एम्पियर, ठीक है। फाइंड EMF इन द सेकेंड कॉइल, फाइंड EMF इन द सेकेंड कॉइल, EMF इन द सेकेंड कॉइल। अब 2 पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो फ्रॉम t इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड, from t equal to 0 to 5 सर क्या जरूरत है इसमें, नॉर्मली करना है, इसमें कुछ डेटा लिखने की जरूरत नहीं है।
मैग्नीफाइंग देखो माइनस में कैसे चल रहा है। पहले वाले में क्या एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड है, मतलब उस मोमेंट पे निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करें? इंस्टेंटेनियस वाली यूज करेंगे। एप्सिलॉन 2 इक्वल टू mdi1 by dt, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो di1 by dt मतलब क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो di1 by dt तो उसका डिफरेंशिएशन t स्क्वायर, उसका कितना होगा 2 और 2t और 3 का तो क्या हो जाएगा 0। फिर di by dt आ गया और n कितना दिया हुआ है 2, तो EMF चाहिए तो 2 into di by dt। कौन से टाइम पे निकालना है? 3 सेकंड पे। 3 डाल दो इधर, कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक, ये पहले वाले में 12 वोल्ट EMF प्रोड्यूस होगा। दूसरे में टाइम इंटरवल दिया है कि 0 से 5 सेकंड्स में निकालना है, तो उस केस में कौन सा एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करोगे? डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। इसमें क्या डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा आई कैसे निकालें? पहले t इक्वल टू 0 डालो आई की इक्वेशन में, तो आई कितना आ रहा है इनिशियल करंट 3 और बाद में क्या है 5 डालो 28 इनिशियल में, तो कितना आएगा 28, टी स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा 28। तो अब इधर से डेल्टा आई मिल जाएगा। डेल्टा आई कितना होगा 25। अब इक्वेशन डालो, टाइम कितना है 2, 25/5 कितना आएगा 10। कितना क्या होगा अपना EMF इंड्यूस होगा। ठीक है ना, तो पता होना चाहिए। और ऐसे ये वाले इंटरवल को बहुत क्वेश्चन कर लिया, तो दिमाग में बैठना चाहिए कब डिफरेंशिएशन करना है, कब वैल्यूज डालनी है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये एक टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें ये सब पूछा होगा। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बताया कि एम को स्टडी करना होगा, उस पर भी बोर्ड में भी है, कंप्यूटर पार्ट में भी। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन से ही वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, और बाद में उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लिखो और उसमें एनसीईआरटी लिख दो। एनसीईआरटी का भी पार्ट है। Find mutual inductance. Find mutual inductance of a system of two long. Find mutual inductance of a system of two long coaxially placed solenoids. Two long coaxially placed solenoid
ठीक है, दो सोलेनॉइड है तो एम का स्टडी करना है, एम का फॉर्मूला हमने निकालना है, ठीक है, वो निकालते हैं। उससे पहले सेल्फ इंडक्शन के नोट्स निकालो, उसमें मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, देखो सेल्फ इंडक्शन निकालने के स्टेप्स लिखवाए थे। मिलेगा उस स्टेप नहीं लिखवाए एल सेल्फ इंडक्शन निकालना नहीं देखा हमने मतलब अरे वो नहीं रुकते, ठीक है तो कोई बात नहीं, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें ना स्टेप्स होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, इसमें बता देता हूँ, सेम वो एल में कर लेंगे, हो जाएगा, कवर हो जाएगा अपना, ठीक है। क्या करना होता है, हमें एम निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी होती है जो हमने शुरुआत में पढ़ी, कौन सी फाई इक्वल टू एम आई, वो यूज करनी होती है, ठीक है। क्या करना होता है, पहले ना कोई भी एक कॉइल में करंट अज्यूम करो और दूसरे में क्या करो, फ्लक्स फाइंड करो, इतना करना है, ठीक है। कोई एक कॉइल में करंट अज्यूम करना है, दूसरे में क्या है, फ्लक्स फाइंड करना है। जनरल अप्रोच बता रहा हूँ और वही यूज करो। एक छोटा कॉइल होगा, एक बड़ा कॉइल होगा, बड़े कॉइल में करंट अज्यूम करो और दूसरा जो कॉइल है छोटा कॉइल, उसमें क्या निकालो, फ्लक्स, ठीक है, वो करना है। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, बस कंपेयर करना, उससे हो जाएगा। तो स्टेप चलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये देख लेते हैं। क्या पूछा है, दो सोलेनॉइड है, उनका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस एम निकालना है। तो ये मान लो पहला सोलेनॉइड, ठीक है। अब दूसरा सोलेनॉइड को एक्चुअली रखा है, मतलब बाउंड किया है इसके ऊपर ही, तो दूसरा सोलेनॉइड बड़ा ले लेते हैं, जैसे दूसरा सोलेनॉइड ऐसे बाउंड किया होगा, ठीक है, सेम लेंथ का ही है, लॉन्ग है मतलब सेम लेंथ का ही है, तो लेंथ दोनों की क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला सोलेनॉइड उसको S2 नाम दे देते हैं। नोटेशन ध्यान रखना, अंदर वाला 1 रखो, बड़ा वाला क्या रखो, 2, ठीक है, ये नोटेशन रखते हैं। ड्रॉ कर दो, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, निकालते हैं। लिखिए अगेन, ओके, लिखो इसमें स्टेटमेंट, कंसीडर two coaxial solenoids S1 and S2 consider two coaxial solenoids S1 and S2 of equal length L as shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है, इसमें अब देखो, इसमें दोनों सोलेनॉइड के ना जो वेरिएबल्स हैं, पहले उसके बारे में लिखना है।
तो नेक्स्ट टाइम लिखो फॉर सोलेनॉइड S1, फॉर सोलेनॉइड S1 रेडियस इक्वल टू लिखो R1, स्मॉल में लिखना, रेडियस इज इक्वल टू R1, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कैपिटल N1, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कैपिटल N1, और लिखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो याद है क्या होता है? स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू स्मॉल n1, इक्वल टू स्मॉल n1, ठीक है। और ब्रैकेट में एक लिख सकते हो फॉर्मूला, क्या स्मॉल n1 इक्वल टू क्या करना है, कैपिटल N1 बाई L, स्मॉल n1 इक्वल टू कैपिटल N1 बाई L, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। सिमिलरली सोलेनॉइड 2 के लिए लिख लो, सोलेनॉइड 2 के लिए लिख लो, लिखिए 2 के लिए, जब R2 होगा कैपिटल N2 होगा और स्मॉल n2 होगा, ठीक है ना, वो दूसरे सोलेनॉइड के लिए। अब प्रोसीजर जो बताया, क्या करेंगे हम, किसमें करंट अज्यूम करेंगे, अभी बड़े वाले कॉइल में उसमें करंट अज्यूम करेंगे, और प्लस किसमें निकालेंगे, दूसरे वाले में, ठीक है। बाद में उल्टा भी करना होता है, वो मैं लिखवा दूंगा, पर पहले ये करते हैं, ठीक है। लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंसीडर करंट I2, first consider current I2 in solenoid S2, first consider current I2 in solenoid S2 and magnetic flux of S1 and magnetic flux of S1 is phi1, magnetic flux of S1 is phi1, ठीक है ना। पहले में हमें फ्लक्स निकालना है, तो देखो फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, बी cos थीटा, इधर थीटा है ना 1 होगा, फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो। पर ये जो फॉर्मूला होता है वो एक कॉइल का सिर्फ होता है, एक टर्न का, तो बहुत सारे टर्न्स है, तो क्या आना चाहिए n d। अब नोटेशन ध्यान में रखने, पहले में निकाल रहे हैं n किसका होगा, 1 का 2 का, उसका कुछ क्या होता है, जितने उसके टर्न्स होते हैं 1, फील्ड किसकी वजह से आ रही है, दूसरे की वजह से आ रही है, क्योंकि उसमें करंट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, एरिया खुद का होगा या दूसरे का होगा, तो 1, तो phi1 इक्वल टू n1 ऐसा ही रखा। मी मैग्नेटिक का फॉर्मूला याद है सोलेनॉइड का, स्मॉल होता है, तो म्यू नॉट एन आई, इसमें नोटेशन बताओ, दूसरे को n2 का होगा, I2 का होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही मानो, एरिया क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्मॉल n1 को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N बाई L, तो कैपिटल N1 को क्या लिख सकते हैं, N1L लिख सकते हैं, स्मॉल n, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्लक्स जो है पहले वाले में कितना आ जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूट करते तो क्या आ जाएगा, N1 म्यू नॉट N2 एक L आएगा, I2 को लास्ट में लिखते हैं, पाई R1 स्क्वायर, क्या है अपना फ्लक्स, ठीक है। ये बस मेरी बात है, बाद में तो एक सिंपल स्टेप है जो कंपेयर करना है, ठीक है, देख लेना। और एक स्टेटमेंट लिखा क्या इसका फ्लक्स का, क्या लिखा है स्टेटमेंट, अब लिखा तो है
देखिए अब हमें क्या निकालना है, m निकालना है, तो बस इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना है, phi इक्वल टू mi, तो उसके साथ कंपेयर करो तो m निकल जाएगा। इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, ऑन कंपेयरिंग with अब देखो इसमें ढंग से लिखना है, कंपेयरिंग विद phi 1 इक्वल टू, हम देखो क्या लिखते हैं, mi2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो m है ना उसमें भी नोटेशन आता है, हम किसमें प्लस निकाल रहे हैं, 1 में, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, 2 में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी वही आता है कि 1 का निकाल रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 2 ये नोटेशन डालना होता है। जरूरत नहीं होती तो इसमें लिख रहे हैं इसलिए करना होता है, ठीक है ना। बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू तो ध्यान से लिखो, ये ऑन कंपेयरिंग विद phi 1 इक्वल टू m1 टू I2, the mutual inductance, of S1 with respect to S2 will be, mutual inductance of S1 with respect to S2 will be, अब देखो बस इसको कंपेयर करो, phi 1 जैसे phi 1 के बराबर है, I2 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हुआ, ये पूरे पार्ट के बराबर हुआ। तो क्या है फॉर्मूला अपना, म्यू नॉट n1 n2 L phi r1 स्क्वायर, इसमें बॉक्स बना, ये अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। देख लिया क्या हो गया, ये अपना M12 है, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करना है तुम्हें, पूरा देखो ये एक्चुअली हो गया, इतना ही है, जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो इतना ही करना है, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है जो बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो मैं लिखवा देता हूँ। इसमें क्या करना होता है, ये जो प्रोसीजर फॉलो किया हमने कि बड़े वाले में करंट अज्यूम किया, अंदर वाले में प्लस निकाला, सेम प्रोसीजर पूरा उल्टा करना, पूरा उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब करंट किस में अज्यूम करोगे, S1 में, और प्लस किस में निकालोगे, S2 में, और ये पूरा सेम फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम लिखो, इन द सेम वे, consider current I1 in S1, consider current I1 in S1 and the flux length phi 2 in solenoid S2, and flux length phi 2 in solenoid S2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट वापस सॉल्व करना है, तो नोटेशन पहले देखते हैं। दूसरे में मुझे फ्लक्स निकालना है, इसमें अब फ्लक्स निकालना है, तो NBA, N कितना होगा, उसका कितना होगा, 2 का, मैग्नेटिक होगी 1, तो उसमें करंट है, एरिया कितना होगा, 2 का होना चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा करेक्शन आता है, एरिया देखो फील्ड किसमें है, कितने रीजन में फील्ड होगी, कभी भी फ्लक्स निकालते हैं ना, तो फ्लक्स के फॉर्मूला में जो B into A होता है, तो A जो होता है ना उसमें वो पता है किसका एरिया होता है, जितने एरिया से फील्ड जा रही है उतना ही एरिया लेना होता है, पूरा एरिया नहीं लेते हैं कभी, जितने एरिया से फील्ड जा रही है ना उतना ही एरिया लेना होता है। तो फील्ड इतने ही पार्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं होती है फील्ड, तो एरिया किसका लेंगे, 1 का ही लेना होता है, 2 का नहीं लेना होता है, ठीक। यहाँ पे 1 किया है, सिर्फ ये लिखो, उसके एडजस्टमेंट इसका लिखना पड़ेगा एरिया का, phi 2 इक्वल टू N2 B1 A1, ठीक है, इतना लिख लो, और उसके नीचे लिखो here area
Here area A1 is considered. Here area A1 is considered because the magnetic field is contained in solenoid 1. Because magnetic field is contained in solenoid 1. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे फाई टू इक्वल टू N2 को ऐसा ही रखा, B1 मतलब क्या हो जाएगा म्यू नॉट NI पर सब क्या होगा 1 का पहले वाले का एरिया कितना होगा I1 स्क्वायर. अब हियर क्या लिखेंगे, ये 2 को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे 2, तो ये कैपिटल N2 किसके बराबर होगा N2 into L, तो I1 सब्स्टिट्यूट करो और इधर नोटेशन क्या आएगा phi2 इक्वल टू, ये बोला पार्ट सेम रहेगा, चेक कर सकते हो. इधर क्या आएगा I1, यहाँ पे phi2, इधर I1, नोटेशन क्या होगा M21. तो और सेम कंपेयर करोगे M21 भी है ना, यही आएगा सेम आएगा. ठीक है, देखो बस लास्ट में स्टेटमेंट ऐड करना हो गया, एक बार पूरा लिखो. इट इज ऑब्जर्व दैट N12 equal to M21 equal to M, N12 equal to M21 equal to M. मतलब दोनों के ऐसे ही नहीं, इसलिए शुरुआत में ना जब ने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा तो उसमें सिर्फ मैंने एम ही लिखा है कि M12 लिखो 21 लिखो, एक ही बात है. ठीक है, एम ही कहते हैं, मतलब उल्टा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको कैसे लिखो, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी, RECIPROCITY, reciprocity. This is called reciprocity theorem. उसको अंडरलाइन कर देना. ठीक है, ये बोर्ड वाला है इसलिए शुरुआत में एनसीईआरटी लिखा है, ये आ चुका है, जैसे प्रूफ करना होता है पूरा. ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया. अब इसकी एक और पॉइंट बोर्ड का ही काम का है, वो लिखवा देता हूँ बाद में अगर प्रैक्टिस करते. ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये स्टेटमेंट लिख लो, 4 बना के ऐसा हो तो लिख लो. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ सिस्टम. Mutual induction of a system depends on
किस पे डिपेंड करे, तो देखो फॉर्मूला देखते हैं। देखो इसमें L आ रहा है, R1 आ रहा है, लेंथ रेडियस वो सब आ रहा है, मतलब किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन मतलब साइज पे डिपेंड करता है। तो पहला वो लिखो डायमेंशन, ब्रैकेट में लिखो साइज, डायमेंशन ब्रैकेट में साइज ऑफ द कॉइल। ठीक है, डायमेंशन ब्रैकेट में साइज ऑफ द कॉइल। ठीक है, दूसरा देखो, सपोज ये सोलेनॉइड है, इसकी जगह सपोज मैं रेक्टेंगल बना दूं, कोई और शेप दूं, सेम फॉर्मूला आएगा या अलग? वो सब चेंज हो जाएगा ना, तो फॉर्मूला क्या अलग है, मतलब और किस पे डिपेंड करता है? शेप। दूसरा लिखो शेप ऑफ द कॉइल, शेप ऑफ द कॉइल। ठीक है, तीसरा लिखो ये N1 N2 है, मतलब नंबर ऑफ कॉइल लेंथ लिखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ टर्न मेन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा लिखो नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, एक और टर्म इसमें है म्यू नॉट। म्यू नॉट जो है मतलब वो क्या, मीडियम है। अगर सपोज ये सोलेनॉइड के अंदर कोई लिक्विड डाले, कोई मेटल डाले, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। म्यू नॉट के साथ क्या म्यू आर आएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था ए कैपिटल के, यहाँ पे भी आता है, तो और किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो फोर्थ लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। ठीक है, मतलब उस पर एक डिपेंड करता है। और है ना, इसमें बताता हूँ ये देखो, इसमें अगर सपोज ये अभी क्या कोएक्सियल है, अगर कोएक्सियल ना हो, पहले वाले सोलेनॉइड को ऐसे रखे, दूसरे वाले सोलेनॉइड को थोड़ा ऐसे एंगल पे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो फ्लक्स पूरा पास हो पाएगा क्या? अभी पूरा फ्लक्स जा रहा है, मैं ऐसे एंगल पे कर दूं तो सारा फ्लक्स नहीं जा पाएगा। मतलब किस पे? वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, उसको क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। तो नेक्स्ट वो देखो relative orientation of the coil, relative orientation of the coil। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा। और बस लास्ट एक और फैक्टर है, अगर ये कॉइल को सोर्स में से एकदम दूर कर दूं तो भी सारा फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा, कम पास होगा। तो और किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव पोजीशन या डिस्टेंस। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। लास्ट वो लिख लो, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल। ठीक है, उस पर डिपेंड। तो एक ये सोलेनॉइड वाला देख लिया। अब अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम करने हैं, एनर्जी निकालना है, यही प्रोसीजर है। दूसरा वाला कर रहा है वो भी साथ में करते हैं, बाकी अपने आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उसमें भी एनसीईआरटी का ये ढंग से पूरा लिख के करना पड़ेगा। देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल of radius R1 and R2, two concentric circular coils of radius R1 and R2, ब्रैकेट में लिखो R1 very very less than R2, R1 very very less than R2। ठीक है, and number of turns N1 and N2 कैपिटल में, and number of turns N1 and N2 are coaxially placed, with centers coinciding, centers coinciding। ठीक है, फाइंड M, फाइंड M। तो इसमें जैसे पहले सोलेनॉइड का किया, ये M निकाला, वैसे ही अब किसका निकालना है?
चल ये सिर्फ सर्कल दिए हुए उसका निकालना है, ठीक है। तो जब पहले डायग्राम स्टेटमेंट एनसीईआरटी का तो प्रॉपरली ढंग से लिखना पड़ेगा। तो पहले तो डायग्राम समझ लेते हैं। दो सर्कुलर कॉइल है, एक का रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे, कोएक्सियल है, कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर दोनों के क्या है, सेम है। तो कैसा डायग्राम बनेगा कि एक छोटा कॉइल बना है और उसके बाद ऐसे एक बड़ा कॉइल बना दिया, ठीक है ना, ये कॉइल है। अब इसमें नोटेशन डायग्राम में भी दे देना है, ठीक है ना। सर्कुलर कॉइल इसको कुछ C1 ले लेते हैं, ये 1 था ना, ये 2 था, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस क्या था R2, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिए N2, ठीक है। तो ऐसा तो डायग्राम होगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था शुरुआत में, वो पूरा लिखने होते हैं, वो डिराइवेशन में करते हैं। ये तो क्वेश्चन प्रोडक्ट सॉल्व करना है, क्या है पहले नहीं, इसमें क्या है, ये फॉर्मूला निकालना है हमें। तो प्रोसीजर बताए ना, पहले क्या है, करंट मानो, किसमें करंट मानना चाहिए, बड़े वाले में करंट मानो, और क्या निकालना है, दूसरा वाले फ्लक्स है। ये प्रोसीजर पे ध्यान देना, बड़े वाले में करंट मानो, दूसरा वाले क्या निकालो, फ्लक्स। तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखो, कंसीडर करंट, नोटेशन के साथ करंट क्या अज्यूम करो, I2 है ना, कंसीडर करंट I2, कंसीडर करंट I2 इन कॉइल C2, consider current I2 in coil C2 as shown in the figure, as shown in the figure। फिर बाहर वाले में मान लेते हैं कि कुछ करंट क्या है I2, ठीक है, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर लो। अब क्या निकालना है, अंदर वाले में फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल C1, फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल C1 विल बी। तो इसमें फ्लक्स निकालना है, इक्वेशन ∅1 इक्वल टू क्या आएगा बोलो, N1, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया किसका, इसका खुद का, ठीक है। N1 तो दिया ही है, B2 मतलब इसकी फील्ड, सर्कल की वजह से याद है क्या था फॉर्मूला, N1 ऐसा ही रहेगा, B कितना होगा, म्यू नॉट I2 बाई 2R, फिर चार कौन सा होगा R2, और एरिया कितना होगा R1 स्क्वायर, लिख लो। अच्छा एक मिनट, इसमें एक और पार्ट ऐड करना है ना, देखो ध्यान देगा, ये जो फील्ड होती है वो एक लूप की वजह से होती है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो n लूप से तो और n गुना बढ़ाएंगे, तो इधर क्या आना चाहिए, n2 भी आना चाहिए, ठीक है, हो गया। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक टर्न का होता है ना, इसमें भी कहीं 2 टर्न्स है ना, तो तभी अपने फील्ड बनाएंगे। देखिए किसके साथ कंपेयर करना है, ∅1 इक्वल टू क्या है, लिखो, ऑन कंपेयरिंग विद ∅1 इक्वल टू क्या बोलो, क्या लिखो, n सिर्फ n, ∅1 इक्वल टू n I2, ∅1 इक्वल टू n I2, कंपेयर करो, n निकालो,
एन कितना आ रहा है, म्यू नॉट N1 N2 आयरन स्क्वायर बाय 2 क्या कहते हैं स्पेक बॉक्स में, इसका मतलब अलग अलग शेप के अपने आंसर है, याद रखने की जरूरत नहीं है, डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, ये क्या आ गया, एम आ गया। अब देखो सोलेनॉइड में हमने क्या किया था, बाद में उल्टा भी प्रोसेस किया था ना, इसमें करने की जरूरत है, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आंसर, तो करने की जरूरत नहीं। वो सोलेनॉइड वाला है ना, बोले कि रेसिप्रोसिटी निकालो, प्रूव करो तो ही करना, बाकी एक ही बार करके सॉल्व करो। ठीक है, तो बड़े वाले में करंट मानो और छोटे वाले में मतलब, ठीक है, इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला कर लिया है, अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अलग अलग टाइप और अपने आप कर सकते हो। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, solve the previous problem. If the coils are only coaxial, solve the previous problem. If the coils are only coaxial and the distance between them is x, and the distance between them is x, the distance between them is x। देखो एक काम करो, वैसे ही बोर्ड का क्वेश्चन तो है नहीं, पर है ना, क्यों मैं चाहता हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस हो ढंग से, इसमें तो मैंने काफी कुछ मैंने लिखा है अपने आप, इसको बोर्ड का ही क्वेश्चन मानो, मुझे पहले डायग्राम बना के दिखाओ, स्टेटमेंट वो सब तो अपने आप ऐड करना है, मुझे डायग्राम बना के दिखाओ। क्या कर रहे हो? क्या होगा, कोएक्सियल है पर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो मतलब ये क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ेगा। ये बड़ा वाला कॉइल ले लेते हैं, इसको C2 लिया था ना, और एक्सिस पे कोएक्सियल है, ऐसा केस होगा, और दूसरा कॉइल यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कॉइल यहाँ पे, ये C1, और ये डिस्टेंस दे रखा है x, इसका ये रेडियस R2, इसका रेडियस R1, नंबर ऑफ टर्न्स N2, यहाँ पे N1, करंट कितना अज्यूम करोगे, बड़े वाले में अज्यूम करेंगे, तो ये I2। ठीक है, बाद में स्टेटमेंट लिखो पूरा, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सिस पे क्या होता है फॉर्मूला।
नहीं, पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट छोटा ले सकते हो। R1 दिया है ना कि एकदम कम, छोटा ले सकते हो, एकदम पॉइंट नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? स्टेटमेंट बताओ क्या लिखोगे? Consider current I2 flowing in coil. Sequence को इन figure बाद में क्या लिखोगे? Flux ऐसा होती है कि इस coil C1 will be बाद में phi 1 equal to क्या होगा? NGA, N क्या होगा? 1, B किसका 2 का एरिया उसका 1 का, ठीक है? तो N1 तो ऐसे ही रहेगा, और B2 मतलब इसकी फील्ड यहाँ पे निकाल लिए तो एक्सिस वाला फॉर्मूला किया ना आपने लास्ट चैप्टर पूरा डिराइव किया जो बोर्ड के लिए काम का था। म्यू नॉट I2 क्या आएगा? R2 square upon 2 R2 square तो x square raised to divide 2 और A1 कितना होगा? बाद में सेम प्रोसीजर वो ऑन कंपेयरिंग होता है। हाँ इधर भी आएगा ना N2, यहाँ पे भी N2 आएगा। चलिए आगे कंपेयर करोगे तो मतलब कैसे I निकालना होता है, बाकी सब पार्ट M ही रहेगा। तो M जो है तो कितना आएगा? म्यू नॉट N1 N2 R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर अपॉन ये से थोड़ा बड़ा है ना, ठीक ये ठीक। और इसका ये क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं N वाला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A small square loop of length small l, a small square loop of length small l is placed concentric and is coplanar with another square loop of side capital L, ठीक है? ब्रैकेट में लिखो स्मॉल l वेरी वेरी लेस देन कैपिटल L, स्मॉल l वेरी वेरी लेस देन कैपिटल L, ठीक है? फाइंड m क्यों? हाँ ये कॉम्पिटिटिव, ये नॉर्मली सॉल्व करो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन नहीं किया तो क्या करें? 1 ले लो, ठीक है ना? नहीं ये नॉर्मल लिख दो चलो।
स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हो गया क्या?
चलो इसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट किसमें ऑब्वियसली बड़े वाले में अज्यूम करेंगे, आई करंट अज्यूम कर लिया है। अब देखो इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालनी है, तो इधर स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला है, या तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, स्मॉलर बाद में एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, याद है लैब चैप्टर में पढ़ा था, उसमें सुई लगाना है, ये एंगल ∅1 ये एंगल ∅2, तो R कितना होगा वो बताओ, L/2 हटाओगे उसको, ∅1 ∅2 बता सकते, 45 स्क्वायर है तो कितना होगा 45। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट वायर के वजह से कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, मतलब कितना होगा L/2 इंटू sin 45 प्लस sin 45, तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट I देखो एक 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये ओवरऑल करोगे तो इधर √2 पाई भी आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सिर्फ इस वायर की वजह से मैग्नेटिक, ये सबका भी कितना है सेम ही आएगा, 4 करते तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 4 म्यू नॉट I बाई √2 पाई, ठीक है। अब इक्वेशन लगा सकते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स इक्वल टू n को लिखना नहीं है, B इंटू A, तो पाई इक्वल टू B, ये वाला डाल दो 4 म्यू नॉट I √2 पाई L, और एरिया कितना होगा स्मॉल l स्क्वायर। अब कंपेयर करो पाई इक्वल टू MI के साथ, तो M आ गया कितना, ये 4 और ये √2 की कैंसिल कर दो, √2 म्यू नॉट L स्क्वायर बाई पाई, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने देख लिया, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो मैं अलग से बता दूंगा, आगे नेक्स्ट क्लास में क्या वो जनरेटर एल्सो सब देखना, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।